नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को दिक्कत। कई एजेंसियों में स्टॉक लगभग खत्म। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की स्थिति की समीक्षा। देहरादून में महंगाई और गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में 119वां अखिल भारतीय किसान मेला 13 से 16 मार्च तक होगा आयोजित। 14 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के गैरसैंण विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के बयान पर सियासी बवाल। कांग्रेस हुई हमलावर, कहा गैरसैंण लोकतंत्र का मंदिर, कम से कम शहीदों की आत्मा को मत पहुंचाओ कष्ट। रामनगर में हरीश रावत के नेतृत्व में 1 ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर पदयात्रा। सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही को लेकर सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष ने सभी सदस्यों से सहयोग करते हुए सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की है, तो वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रही है और सदन को सही ढंग से चलाने की मंशा नहीं दिखा रही है। और इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने झबरेड़ा से विधायक वीरेंद्र जाति से की खास बातचीत। देखिए आप भी। आज बजट का चौथा दिन है। बजट सत्र चल रहा है और लगातार जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ उपस्थित है झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाति जी। सर, लगातार जो है सदन चल रहा है, आप लोग जो है अपने सवालों पर अडिग हैं और जो सत्ता पार्टी है वो भी अलग अलग तरीके से कह रही है कि विपक्ष नहीं चलने दे रही है। किस तरीके से देखते हैं और पूरा क्या अभी तक आज क्या क्या मेन रहा? देखिए, आज हम लोग तो चाहते हैं कि सदन लंबा चले। हमने कल हमारे सीनियर नेतागणों ने हम सब ने सहयोग करके पुरजोर विरोध करके कहा कि नियमावली का हवाला देते हुए हमने कहा कि भाई सदन लंबा चलना चाहिए ताकि उत्तराखंड की जनता के सवाल, उत्तराखंड की जनता के प्रश्न सदन में आ सकें और सम्मानित जनता का उद्धार हो सके, उत्तराखंड प्रदेश हमारा आगे बढ़ सके। और आज के अगर आपके विषय में मैं कहूँ तो भाई संतोषजनक जवाब कोई भी सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी नहीं दे पाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोगों ने कई बार सवाल किए। स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने पूछा कि भाई गोल्डन कार्ड धारकों का कितना पैसा बकाया है। उन्होंने जवाब दिया कि 37,000 अप्रोक्स लोगों का पैसा अब तक आउटस्टैंडिंग बकाया है। उसको देने के लिए कोई इनके पास ठोस कार्य योजना नहीं है। लगभग 168 करोड़ रुपये बकाया। भाई गोल्डन कार्ड धारक हों या जितने भी पेंशन धारक हों, वो गरीब एक तरीके से उनका पैसा खर्च हो गया, वो उम्मीद कर रहे हैं हमें पैसा न मिले। और हमने पूछा कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, आपका मैक्स हॉस्पिटल हुआ या हल्द्वानी के कई हॉस्पिटल्स हुए या देहरादून के और भी हॉस्पिटल्स हुए, उनको आप कैशलेस की फैसिलिटीज़ में कब तक ले पा रहे हैं? उनको सूचीबद्ध क्रम में गोल्डन कार्ड की कब तक ला रहे हैं? उनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और तो और विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर्स, अपने उत्तर भाषण में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, सभी अस्पताल अच्छे चल रहे हैं। लेकिन मैं उदाहरण दे दूं कि रुड़की के अस्पताल में आज के समय में फिजिशियन नहीं है, आज के समय में सर्जन भी वैकल्पिक वहाँ पर है। आज के समय में वहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं, आज पोस्टमार्टम करने के लिए जो फॉरेंसिक डॉक्टर चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, जबकि हर महीने लगभग 100 पोस्टमार्टम वहाँ अल्टरनेटिव दूसरी जगह से बुला करके डॉक्टर या कैसे भी करा, क्योंकि पोस्टमार्टम का मामला है, मैंडेटरी है, करना पड़ता है। तो इन सब सुविधाओं के बावजूद, इन सब सुविधाओं की कमी होने के बावजूद कहते हैं कि हमारे अस्पताल अच्छे चल रहे हैं। तो ये तो विधानसभा में भी, सदन का भी मजाक सरकार बना रही है। सर, एलपीजी की इस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है अंतर्राष्ट्रीय की। जब से हुआ है तब से पूरे देहरादून में भी पूरी किल्लत आ गई है, पूरे देश में ही किल्लत है। क्या विधानसभा में इस मुद्दे को रखा जाएगा?
बिल्कुल, हम नियम 310 के अंतर्गत एलपीजी का मुद्दा सदन में ला रहे हैं। देखिए, एलपीजी डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरे घर में भी जो खाना बनता है उसमें एलपीजी की ज़रूरत होती है, आपके घर में भी जाहिर सी बात है एलपीजी की ज़रूरत होती है। तो सीधा आम जन से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से मैं एक दो वीडियोज़ मेरे पास आए कि लोग एलपीजी की लाइनों में खड़े हैं, एक महिला तो एक वीडियो आया कि बेहोश भी हो गई है। तो सभी जगहों पर ऐसे हालात इस सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कर दिए हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अपने उल जुलूल निर्णय से देश को संकट में ला करके खड़ा कर दिया है। हमारे साथ झबरेरा विधायक वीरेंद्र जाती जी, जिन्होंने बताया कि विपक्ष जो है वो लगातार अपनी जो भूमिका है वो निभाता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ अभी आगे भी उनकी यही मांग है कि जो सत्र है इसको और लंबा किया जाए और नियमावली का भी हवाला ये देते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ एसडी पार जन टीवी भराड़ी से। देहरादून में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलने पर खुशी जताई है। उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का आभार व्यक्त किया। गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल कोई कमी नहीं है और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्र की अवधि बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस सदन के कामकाज पर निर्भर करता है। सरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई आज व्यवस्थित रूप से चल रही है। मैं पूरे सदन के हर सदस्य को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, विशेषकर विपक्ष के अपने उन साथियों को जो बिना किसी व्यवधान के या बिना बाधित किए सदन को चलने दे रहे हैं, क्योंकि सदन चलाने की सामूहिक जिम्मेवारी होती है पक्ष की भी और विपक्ष की भी। पक्ष तो हमेशा तैयार है, सरकार तो चूंकि अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, भाग नहीं सकती, लेकिन विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी है कि वो सदन को चलने दें। यदि आज सदन की कार्रवाई व्यवस्थित रूप से चल रही है का मतलब यह है कि व्यवधान उनकी तरफ से नहीं आ रहा है और सरकार का हर मंत्री उस पर जवाब देने को तैयार है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ महत्वपूर्ण सत्र है और अच्छी तरह से कार्रवाई चल रही है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं पर राज्य सरकार ने स्थिति को साफ किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि देश के नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि गैस की कमी किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में पत्रकार वार्ता में गैस की कमी की खबरों को भ्रामक बताया। बहुगुणा ने कहा कि वे खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं और वहां कहीं भी गैस की कमी की स्थिति नहीं है। देखिए, माननीय हमारे केंद्रीय सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश में कोई भी इसकी कमी नहीं होने दी जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्टता से बात कही है कि जो गैस की कमी की बात बताई जा रही है वो एकदम भ्रमित करके बताई जा रही है। मेरी खुद की विधानसभा से मैं आता हूँ, वहाँ पर भी ऐसी कोई व्यवस्था कमी नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से ऐसी आवाज़ आ रही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर कम है, उसके लिए सरकार देख रही है। देहरादून में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले नोटबंदी और फिर कोरोना काल के बाद अब जनता सिलेंडर के लिए सड़कों पर आने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। ज्योति रौतेला ने चेतावनी दी कि कल से प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यदि सरकार ने महंगाई पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन करेगी। देश में आप देख रहे होंगे कि लोग सिलेंडर को लेके भी आज सड़कों पे आ गए हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पे लोगों को सड़क पे लेके आए, फिर कोरोना काल पे लोगों को ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर सड़क पे लेके आए और आज सिलेंडर के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी वजह से लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। एलपीजी के गैस महंगा हो गया है, उसके खिलाफ आज कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और धरने प्रदर्शन करा। आज पूरे प्रदेशों में ऑल ओवर इंडिया ये धरने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कल से जिला वाइज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन होंगे।
उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन पश्चिम एशिया संकट के चलते घिराया एलपीजी संकट स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का ये कहना है कि यात्रा के दौरान गैस की खपत काफी बढ़ जाती है। आपूर्ति बाधित होने से तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने में परेशानी होगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि गैस न मिलने पर लकड़ी का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण और ग्लेशियरों को नुकसान पहुंच सकता है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि युद्ध के कारण उपजे संकट को देखते हुए वन विभाग तैयारी कर रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को वन निगम के जरिए लकड़ी आपूर्ति करने पर विचार किया जा रहा है। प्राइसेस तो ऑल इंडिया लेवल की है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी होटल वालों को, क्योंकि अब इसके बाद चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और चार धाम में थोड़ा इसका गैस का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर हम लोगों को ये नहीं मिल पाएगा तो फिर हम लोग अब यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो इसमें अगर एलपीजी कम आएगी तो इसका जोर पड़ना है फॉरेस्ट पे, निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि जो हिमालयी राज्य हैं जिनका कि पर्यावरण से नज़दीकी जुड़ाव है, उनको जो है इन नीतियों से बचना चाहिए और हमें पहले की भांति गैस मिलनी चाहिए। दूसरा, चारधाम यात्रा सिर पे है, पूरा भारत उमड़ के जो है उत्तराखंड के चारधाम में आता है। यहाँ पर उन यात्रियों को जो बाहर से आए हैं उनको परेशानी पैदा ना हो, लकड़ियों के जलने से गर्मी उत्पन्न होकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति न हो, ग्लेशियरों के पिघलने की स्थितियां कम हो, इसलिए इन समितियों का उत्तराखंड के खासकर चारधाम यात्रा मार्ग में तो बचा जाना चाहिए। चीज तो है इस समय जिस तरह पूरा ये वार छिड़ी हुई है और जो ऑयल जो हमारे तेल पैदा करने वाले देश हैं सभी जगह इस समय लड़ाई में व्यस्त है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्राइसिस तो आई है, गैस में आएगी भी आगे। तो उसी को भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी कॉमर्शियल जो आपने कहा वन विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग जलाऊ लकड़ी किस तरह से कॉमर्शियल यूज में लाई जा सके उस पर व्यवस्था कर रहे हैं। वन विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि वो वन निगम के माध्यम से हम किस तरह कॉमर्शियल जो हमारे संस्थान हैं उनको किस तरह लकड़ी सप्लाई कर सके, इस पर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। तो चले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। बात कर लेते हैं रामनगर की। रामनगर में पिछले कुछ दिनों से हो रही गैस की किल्लत को लेकर गुरुवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने सभी गैस संचालकों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रामनगर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 गैस एजेंसी हैं। अब इन 5 गैस एजेंसियों को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश इन संचालकों को दिए। रामनगर में गैस की कोई भी दिक्कत नहीं हो, इस तरीके की बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी एजेंसी में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जनता किसी भी तरह के बहकावे में ना आए। केवल गैस बुकिंग को लेकर कुछ परेशानी सामने आ रही है, जिसको लेकर कहा गया कि एजेंसी संचालक इंडियन ऑयल कंपनी के नोडल अधिकारी से वार्ता करें। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन के भीतर बुकिंग में आ रही परेशानी का भी समाधान होने की संभावना है। देखिए, कोई संकट नहीं है। हमारे पास यहाँ 5 एजेंसियाँ हैं रामनगर में और 5 के पास भरपूर स्टॉक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो हमारा पोर्टल है, जो बुकिंग का जो पोर्टल है, जो सर्वर है, वो डाउन चल रहा है, जिस वजह से लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। उसी वजह से समस्या आ रही है। तो अभी संबंधित डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, एजेंसी वालों को भी बुलाया था। तो इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि एक तो जो आईओसी के जो यहाँ नोडल होंगे उनसे एक बार वार्ता कर लेंगे और डीएसओ साहब से भी वार्ता कर लेंगे। अगर इनका पोर्टल ऐसे ही चलता रहा, अगर नहीं चल पाया, प्रॉब्लम होती रही, तो ऑफलाइन के लिए भी उच्च अधिकारियों से एक बार वार्ता कर लेंगे। गैस सर मेरे को मिल नहीं रही गैस। 2 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, यहाँ पर गैस नहीं मिली है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी तो बुकिंग में मेरा ओटीपी नहीं आ रही है। घंटी गई थी 2, उसकी बुकिंग नहीं है। 1 महीने आएगा। 2013 को मैंने सिलेंडर भरा है, अभी तक मेरे को सिलेंडर नहीं मिला है। रामनगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर बड़ी पदयात्रा निकाली गई। जल जंगल जमीन हमारी के नारों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों की जमीनों के साथ अन्याय कर रही है और आपदा पीड़ितों को हक देने के बजाय मामले को लटका रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने रोक दिया है। ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिलता, ये लड़ाई जारी रहेगी। उनको
भूमिहीनों को नहीं दिया जा रहा है। एक सोच थी जिसके अंदर मालधन जैसे गांव बसे, एक सोच थी जिसके अंदर बिंदु खत्ता बग्गा चौवन से लेकर के हमारे कुचड़ी आदि ये सब स्थानों पर लोग बसे। आज उस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ये उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई है, उसके लिए लड़ाई लड़नी। जो रामनगर विधानसभा में है इसमें लगभग 24 गांव वनग्राम हैं और इन वनग्रामों की लंबी लड़ाई हम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी वनग्राम वासियों की समस्याओं को नहीं सुना। आज एक पदयात्रा हम यहाँ से रामनगर डिग्री कॉलेज से जो है तहसील परिसर तक निकालेंगे, जिसमें हम जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री के नाम, और जिसमें हमारी मांग रहेगी कि जो वनग्राम है उन वनग्रामों को अतिशीघ्र जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए। नैनीताल में भवाली अल्मोड़ा मार्ग स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचकर सुप्रसिद्ध गायक विशाल मिश्रा ने नीम करौली बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि श्रद्धालुओं को यहां बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिल रही है। विशाल मिश्रा ने यहां मौजूद पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने लोकप्रिय गीत की कुछ पंक्तियां भी गाईं। आज हम नीम करौली बाबा के दर्शन करने आए और हमारे सारे मित्रों ने बहुत मदद करी, सर लोगों ने, हम आए और पूरी तरीके से इसको बहुत ही सुलभ बना दिया हमारे लिए। और एसएसपी साहब ने बहुत मदद करी और ये तो अद्भुत धाम है। जितने भी लोग आप लोग हैं, आप आइए, यहाँ पर इतनी खुशी होगी आकर, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं राम जी के घर आए। नैनीताल में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 119वां अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 13 से 16 मार्च तक आयोजित होगा। 14 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी। कई विभाग और संस्थान भी अपने स्टॉल लगाकर किसानों को जानकारी देंगे। सल्ट में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के मुख्य सलाहकार वीरेंद्र सिंह बंगारी ने दुगोलीबाग और आमघेरा समेत कई गांवों में घर घर चर्चा, घर घर पर्चा अभियान के तहत जनसंपर्क किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर पार्टी की नीतियों को साझा किया और राज्य की समस्याओं पर चर्चा की। बंगारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ों से पलायन और बेरोजगारी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। ये डोर टू डोर कैंपेन हम हर घर चर्चा, हर घर पर्चा अभियान के तहत जो है पिछले 1.5-2 माह से जो है सल्ट विधानसभा में घूम रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं जनता का भरपूर जो समर्थन मिल रहा है और विशेष तौर पे जो है युवाओं का और मातृशक्ति का। सबने एक बात मैं जहाँ जा रहा हूँ नोटिस कर रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं इस बार अपने परिवर्तन करना है। ये बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने जो है उत्तराखंड को बर्बाद करके रख दिया। 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए और यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा पहाड़ का पलायन करा दिया। कालाझुंगी में कोटाबाग ब्लॉक सभागार में किसान दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में प्रधान बीडीसी सदस्य और बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि अधिकारियों ने किसानों को विभिन्न योजनाओं और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। इस दौरान किसानों ने बीजों की गुणवत्ता और अधिकारियों द्वारा समस्या न सुनने की भी शिकायत उठाई। सीडीओ ने समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। जो हमारे सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं, जो हमारे उदर पूर्ति की सबसे पहले जो व्यवस्था करते हैं अन्नदाता, उनका विषय है तो हम लोगों को उसमें आना चाहिए और इसलिए मैं स्वयं आया यहाँ पे। और उनकी जो समस्याएं हैं, देखिए आज से नहीं, ये चूंकि कृषि जो हमारे यहाँ है कभी जुआ कहा जाती थी, लेकिन आज की डेट में विज्ञान ने काफी हद तक उन समस्याओं से जो जूझने में, हमें निपटने में हमें सक्षम बनाया है। तो समस्याएं आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय या राष्ट्रीय स्तर पे अगर प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी
उन समस्याओं का संज्ञान लेते हैं। तो आना चाहिए हम लोगों को, इस जगहों पे आकर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। किसान दिवस बना दिया जब ये कृषक बंधु बैठक होते थे, जिसमें समस्त विभाग आते थे जिनसे किसान रिलेटेड है, जैसे सिंचाई विभाग, वन विभाग, अन्य विभाग जितने भी हैं वो यहाँ पर आते थे, उनके पास समस्या रखी जाती थी, उसका निराकरण विभागों के द्वारा किया जाता था। मगर आज किसान दिवस के नाम पर सिर्फ लेक्चरबाजी हुई और कुछ नहीं हुआ। यहाँ खाली पेपर पकड़ लिया, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आपके द्वारा क्या समस्या दी गई? हमारे द्वारा सबसे पहली समस्या की अमेरिका के साथ जो डील हुई है वो बिल्कुल गलत है, किसान मर जाएगा, इसमें देश के साथ धोखा किया गया है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे एजेंट टीवी के साथ नमस्कार।